नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं, आप कह सकते हैं कि भारत के पहले लैंडमार्क केसेस में से एक है। आज हम बात करेंगे ए.के. गोपालन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। हम जानते हैं कि मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को एक बहुत ही वाइड इंटरप्रिटेशन दी गई थी, लेकिन मेनका गांधी केस को अगर हमें समझना होता है उससे पहले हमें ए.के. गोपालन केस को समझना चाहिए। इसमें हम देखेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है और आर्टिकल 21 क्या बात करता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस केस से। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस केस की कुछ खासियत। इस केस को प्रिवेंटिव डिटेंशन केस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा केस है दोस्तों जिसने हमारी जुडिशरी को एक मौका दिया कि वह फंडामेंटल राइट्स को विस्तार में डिस्कस कर सके। हम जानते हैं कि 1950 में ही हमारा संविधान जो है वो लागू होता है और 1950 का ये केस है जहां हमारे जुडिशरी के सामने कुछ फंडामेंटल राइट्स के हनन की बात कही गई और कहा गया कि जुडिशरी को ये कहा गया कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। हम देखेंगे कि जुडिशरी ने उस पर क्या कहा, वो इस जजमेंट में हम देखने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पर कोर्ट ने एक चीज़ को स्पष्ट किया कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि एक अमेरिकन कंसेप्ट है, वो आर्टिकल 21 के तहत भारत में लागू नहीं किया जा सकता। फैक्ट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमें देखने को मिलता है कि ए.के. गोपालन जो है वो एक कम्युनिस्ट लीडर थे जो कि 1947 से ही जेल में रखे गए थे अलग अलग मुकदमों के तहत। 1950 में उनके ऊपर जो मुकदमे चल भी रहे थे वो एक तरफ हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो कन्विक्शंस थी वो ओवरटर्न हो जाती हैं, लेकिन फिर एक नया मुकदमा, एक नया केस के तहत उन्हें यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के सेक्शन 3 के तहत उन्हें अब जेल में रखा जाता है। ए.के. गोपालन जो हैं वो इसी कारण यहाँ पर रिट पिटीशन दायर करते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं अंडर आर्टिकल 32। मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये एम्पावर करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर वे किसी व्यक्ति को, अगर उनको शक होता है कि कोई व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी या फिर फॉरेन रिलेशंस, नेशनल डिफेंस के खिलाफ खतरा बनता है, नेशनल डिफेंस के लिए खतरा बनता है, पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा बनता है, तो उसे जेल में रखा जा सकता है। जब ए.के. गोपालन साहब पे ये एक्ट लगाया गया तो उन्होंने यहाँ पर ये दावा किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट हेबियस कॉर्पस की दायर की और कहा कि उनको जो अधिकार मिले हुए हैं आर्टिकल 13, 19, 21 एंड 22 जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, उनका हनन हो रहा है। हम जान लेते हैं कि ये कौन से राइट्स की उन्होंने बात की। सबसे पहले उन्होंने राइट की बात जो करी वो है आर्टिकल 13 में दिया गया, दैट इज लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं दोस्तों आर्टिकल 13? चलिए जान लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसे सभी कानून जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के या तो लागू होने से पहले के हों या फिर लागू होने के बाद के हों, अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स के दायरे से बाहर जाता है तो उसे वॉइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ये यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये क्योंकि मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, इसे यहाँ पर वॉइड डिक्लेयर किया जाना चाहिए। इसका खास करके सेक्शन 14 जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर भी किया वॉइड। दूसरी बात यहाँ पर कही कि जो मुझे 19(1)(d) में, जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में मुझे राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मिला हुआ है, वो भी हनन हो रहा है क्योंकि मुझे बिना वजह अननेसेसरीली जेल में रखा जा रहा है और इस तरह से ये भी हनन हुआ। तीसरा, उन्होंने आर्टिकल 21 का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हर व्यक्ति के पास लाइफ एंड लिबर्टी का एक अधिकार है, प्रोटेक्शन उसे मिली हुई है। मेरा वो यहाँ पर हनन हो रहा है क्योंकि जिस कानून के तहत मुझे यहाँ पर कैद करके रखा गया है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो है, लेकिन वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करता है, जो कि होना चाहिए। तीसरी बात एंड चौथी बात उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 22 में जो कैदियों को अधिकार मिलते हैं या जिन्हें डिटेन किया जाता है उन्हें जो अधिकार मिलते हैं मुझे वो नहीं मिल रहे। सो ये 4 जो आर्टिकल्स हैं उनका जिक्र किया उन्होंने। यहाँ पे जो मेन मुद्दे थे वो हम देख लेते हैं जो कि कोर्ट ने डिसाइड किए। पहला मुद्दा ये था कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आर्टिकल 19 एंड 21 का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। दूसरी बात ये कि क्या जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है ये फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। और ये मेन मुद्दा है दोस्तों जो कि बाद में भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनता है
कि क्या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि आर्टिकल 21 में लिखा है, हम आर्टिकल 21 दोबारा देखते हैं क्या कहता है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि भाई किसी से भी स्टेट उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनेगी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अगर कोई प्रोसीजर है जो कि कानून के द्वारा बनाया गया है, उसके तहत आप किसी की लाइफ या लिबर्टी छीन सकते हो, बट अदरवाइज नहीं, आर्बिट्रेरीली नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कानून में लिख दिया गया कि भाई अगर किसी ने मर्डर किया उसे यहाँ पर 302 के तहत फांसी की सजा मिलेगी, तो आप उसकी लाइफ छीन रहे हो। सीआरपीसी में पूरा प्रोसीजर दिया गया है, उसके तहत आप यहाँ पर उसकी लाइफ छीन रहे हो। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर किसी ने यहाँ पर कोई गुनाह कर दिया, आपने जाते ही उसे यहाँ पर जो है शूट कर दिया, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो आर्टिकल 21 यही कहता है। अब जो गोपालन साहब का कहना था वो ये कि भाई जो प्रोसीजर से आप मेरी लाइफ एंड लिबर्टी छीन रहे हो, वो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता होना चाहिए, वो जस्ट एंड फेयर होना जरूरी है। ऑलराइट, सो ये एक इनकी कंटेंशन थी। दूसरी उनकी कंटेंशन ये थी कि रीजनेबलनेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ शुड बी जज्ड अंडर आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 19 जो है वो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव थ्रू आउट द कंट्री देता है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी जान लेना चाहिए कि आर्टिकल 19 इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। इसमें ये एक क्वालिफाइड राइट है जहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। इनका कहना था कि ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं उन्हीं के द्वारा हमारी जो आज़ादी है वो कर्टेल हो सकती है। क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो कारण बताए गए हैं, वो रीजनेबल हैं, इसके ऊपर भी यहां पर चर्चा होनी चाहिए। तीसरी बात ये कि पिटिशनर ऑल्सो ट्राई टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन आर्टिकल 19, 21 एंड 22। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19, 21 और 22 जो है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये साइलोज में काम नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं, ये इंटरकनेक्टेड है। मसलन ये कि अगर आर्टिकल 19 में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स उस समय साथ थे, जो हमें फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन मिला हुआ है, ये हमें फ्रीडम दे रहे हैं, ये आर्टिकल 21 का भी हिस्सा है, बिकॉज आर्टिकल 21 हमें क्या देता है, राइट टू लिबर्टी। ये कहना था इनका। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या क्या बातें कही वो हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ विचार यहाँ पर डिफरेंट थे उस समय, एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात कही गई वो ये दैट द आर्टिकल 21 विच कवर्ड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ शुड मीन दैट इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात जो स्पष्ट की वो ये कि भाई ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, इसका मतलब केवल और केवल इतना है, लिटरल यहाँ पर इंटरप्रिटेशन कहेंगे कि वो प्रोसीजर जो कि स्टेट के द्वारा यानी कि लेजिस्लेचर या फिर प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा लाया गया हो, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होगा। यानी कि आर्टिकल 21 जो कहता है कि अगर आपको किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छीननी है तो वो छीन सकते हो कैसे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो स्टेट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई अगर कोई प्रोसीजर जो कि एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट है, यानी कि लेजिस्लेचर या फिर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा जिसको वो पावर है वो प्रोसीजर बनाने की, अगर वो प्रोसीजर उसके द्वारा बनाया गया है और उसके द्वारा अगर किसी के पर्सनल, उस प्रोसीजर के द्वारा अगर किसी की पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी छीनी जा रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है इट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 में दी गई हैं, जो कि हम देखते भी हैं कि अगर स्टेट को या फिर यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी को खतरा है तो आपके जो अधिकार हैं उनका हनन, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, तो इस तरह की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 में दी गई हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लैरिफाई भी की कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है ये उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर कही कि आर्टिकल 19 विच प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स डज नॉट अप्लाई टू सिटीजन हुज फ्रीडम इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड दस the question of enforcing article 19 clause 1 does not arise। so सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिसको लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि जिसको फ्रीडम, जिसका फ्रीडम है जो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ने छीन लिया, उसको आप आर्टिकल 19(1) के तहत फ्रीडम देने की बात नहीं कर सकते, वो यहाँ पर फॉल नहीं करेगा।
कनेक्शन बिटवीन आर्टिकल 19 एंड 21, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, जिसे हमें बाद में देखने को मिलता है कि ओवरटर्न कर दिया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ कोर्स लगभग 3 डेकेड्स का ये समय यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लगा, 30 वर्षों का समय लगा। बट एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ समझनी चाहिए दोस्तों कि आर्टिकल 19 एंड 21 को यहाँ पर बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बात स्पष्ट की कि आर्टिकल 19 और 21 में कोई कनेक्शन नहीं है। आप ये जान के हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर जो बात थी वो ये थी कि भाई आर्टिकल 19 में जो फंडामेंटल राइट 6 जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, 6-7 उस समय के साथ थे जो अधिकार मिले हुए हैं, दे शुड बी डेल्ट सेपरेटली। सो यहाँ पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, दैट आर्टिकल 19 शुड डील विद स्पेसिफिक फ्रीडम्स गिवन इन इट एंड आर्टिकल 21 शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम इट। सो आर्टिकल 19 में जो हमें जो फ्रीडम्स मिले हुए थे, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, राइट टू एस्टैब्लिश योर ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, ये अलग हैं। और 21 में जो लिबर्टी की बात की गई है वो अलग है, वो ये आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 जो है वो केवल उन 7 स्पेसिफिक अधिकारों की बात करता है, बट 21 में जो वर्ड लिबर्टी लिखा हुआ है वो काफी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है जो कि उनमें। सो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में यहाँ पर ऐसा कोई ब्रिज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 19 जो है, जो कि आज की क्या है इंटरप्रिटेशन, आज आप कह सकते हो कि आर्टिकल 19 जो है वो आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है, क्योंकि 21 जो है उसमें लिबर्टी शब्द आ गया और 19 में वो लिबर्टी को ही कवर किया गया। बट उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये दोनों को अलग अलग रखो। आर्टिकल 21 शुड बी हेल्ड as dealing with the freedoms not given in Article 19. Thus, a law depriving of one's liberty has to conform to Article 21 and 22 and not to Article 19. So ये बात स्पष्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कि भाई देखो आर्टिकल 19 को आप छोड़ दो, अगर कोई कानून जो कि आपकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी छीन रहा है वो अकॉर्डिंग टू 21 एंड 22 होगा, तभी यहाँ पर उसको आप यहाँ पे लागू कर सकते हो, वो वैलिड है। अगर वो 21 एंड 22 के हिसाब से नहीं है तो आप उसे लागू नहीं करोगे। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि भाई वो कानून जो है आर्टिकल 19 में के हिसाब से भी होना चाहिए, तभी आप उसको लागू करोगे। चलिए अब हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि रिस्पोंडेंट यानी कि जो A.K. गोपालन साहब थे, इन्होंने एक बात यहाँ पर जो गुहार लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो ये था कि भाई देखिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह का अधिकार है जहाँ पर आपकी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी छीनी जा सकती है, स्टेट के पास ये अधिकार है। लेकिन उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आप जिस प्रोसेस के द्वारा मेरी लाइफ या लिबर्टी छीन रहे हैं वो प्रोसेस यहाँ पर जस्ट एंड फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। यानी कि वो प्रोसेस जो है जिसके द्वारा आप मेरी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी छीन रहे हैं, इट शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, इसमें हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में आ जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नो वन टू बी पनिश अनहर्ड। तो नो वन टू बी पनिश्ड अनहर्ड, यानी कि आप बिना किसी को सुने हुए उसे सजा नहीं दे सकते। दूसरा है कि आप खुद के कॉज के जज नहीं बन सकते, नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन कॉज। तीसरी बात यह कि द जज हैज टू बी फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए जजमेंट। तो ये जो है ये सारी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आ जाते हैं। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है वो यही कहता है कि भाई अगर आप किसी की लाइफ एंड लिबर्टी छीन रहे हो तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने। यानी कि अगर आप किसी से लिबर्टी छीन रहे हो उसको पहले कारण बताओ, उसको सुनो कि भाई क्यों तुम्हारी लिबर्टी ना छीने, उसके बाद आप उसके खिलाफ एक्शन लो। लेकिन उसको आपने बिना सुने, उसको बिना बताए आप उसकी लिबर्टी छीनते हो, दैट इज नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये थी इनकी कंटेंशन। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है वो काफी नैरो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन दी उस समय, क्योंकि उस समय आप समझिए उस समय कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना था। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं दी और क्या कहा कि भाई अगर कोई प्रोसीजर कानून के द्वारा यानी स्टेट के द्वारा एस्टैब्लिश्ड है तो उतना काफी है किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को डिप्राइव करने के लिए, किसी को लाइफ एंड लिबर्टी से डिप्राइव करने के लिए। सो सुप्रीम कोर्ट की ये जो रूलिंग थी इसका अगर हम नेसेसरली अगर इम्प्लीकेशन निकालें तो पहली बात तो ये थी कि भाई अगर आप किसी की लाइफ एंड लिबर्टी छीन रहे हो उसमें पहली कंडीशन ये होनी चाहिए दैट द लॉ शुड बी मेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, चाहे वो
लेजिस्लेचर है या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हम देखते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव को भी कुछ कानून बनाने की, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर मिल जाती है। सो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा वो कानून बनाया गया होना चाहिए जिसका एम्बिट है, जिसकी वो डोमेन है। दूसरी बात ये कि इट शुड ले डाउन द प्रोसीजर टू टेक अवे वंस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तीसरी बात ये कि एग्जीक्यूटिव शुड फॉलो द सेम प्रोसीजर विच इज गिवन इन दैट लॉ। अगर ये तीनों अगर यहाँ पर ये फैक्टर्स फुलफिल हो रहे हैं, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं और इन तीनों के हिसाब से अगर किसी की लाइफ एंड लिबर्टी छीनी जा रही है तो उसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, वो एकदम सही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रोसीजर राइट था, फेयर था, रीजनेबल था या नहीं था। ये जो जजमेंट थी इसे इफेक्टिवली ओवरटर्न कर दिया गया दोस्तों मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक पोस्ट इमरजेंसी केस था ये, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी वाइड इंटरप्रिटेशन यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को दी। एक अगेन लैंडमार्क जजमेंट जिसने ए.के. गोपालन को यहां पर आप कह सकते हैं कि वर्चुअली ओवरटर्न कर दिया, जिसमें कहा गया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमारे आर्टिकल 21 में लिखा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोसीजर जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करेगा। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि अगर आप किसी की लाइफ एंड लिबर्टी छीन रहे हैं तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता हुआ होना चाहिए प्रोसीजर, तभी ये संभव है कि आप उसकी लाइफ एंड लिबर्टी छीन सकते हैं। तो ये था दोस्तों ए.के. गोपालन का केस। आई होप कि आपको ये केस समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।